अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू अनम फातिमा नॉवेल्स। मैं हूँ आपकी राइटर फातिमा और मैं हाजिर हूँ अपने नॉवल जाने आलम की 7वीं एपिसोड के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आइए अब हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। जाने आलम फर्स्ट कलम अनम फातिमा 7वीं किस्त। डॉक्टर्स ने बताया उसकी बहन को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। वो शदीद जहनी दबाव के ज़ेर असर थी। डॉक्टर्स उसकी सेहत के हवाले से फिक्रमंद थे। उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि अगर यही सूरत हाल रही तो उसकी दिमागी कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। दिमाग को नुकसान का खतरा था। उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं थी। उसे भी आईसीयू में रखा हुआ था। डॉक्टर ने उसे इफ़त की सेहत के हवाले से ताकीद की कि उसे स्ट्रेस से दूर रखा जाए। जो बात उसे स्ट्रेस दे रही है उसे हल किया जाए। वो अपनी खुशबाश जिंदगी से मोहब्बत करने वाली बहन को इस हाल में देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपने गार्ड से उन दोनों लड़कों आलम और फरहाद को होटल से लाने का कहा। वो अपने घर आया। इफ़त की हालत अब खतरे से बाहर थी, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया था। अभी उसे सुकून और दवाओं के ज़ेरे सर रखा हुआ था। अभी ये भी बात वाज़ेह नहीं थी वो होश में आने पे कैसा बर्ताव करे। उसकी ज़हनी हालत के हवाले से अभी तक कुछ यकीनी नहीं था। मिसेस सिद्दीकी वो कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों लड़के उसे देखकर उठकर खड़े हुए थे। What did you do to her? वो आलम का गिरबान पकड़े और आया था। What? मिसेस सिद्दीकी What are you saying? हाय। वो हैरानी से उसे देख के बोला। उसका भाई फौरन उनके पास आया था। यू नो व्हाट आई एम सेइंग यू। बस। उस लड़के आलम ने उसके गिरेबान पकड़े बाजुओं पे हाथों की पकड़ डाली। पकड़ इतनी सख्त नहीं थी, लेकिन उसे अंदाजा हुआ वो पकड़ किसी अनाड़ी की नहीं थी। इफ एनीथिंग हैपेंस टू माय सिस्टर आई एम गोइंग टू यू बोथ सीरियसली। उसके पुश से उसके भाई और हाथ की आवाज उभरी। यू बेटर टेल मी व्हाट यू डिड टू हर और आई एम गोइंग टू किल यू। Mrs. Siddiqui, I really don't have any idea what you're talking about. What happens to Miss Siddiqui? That's what you gonna tell. What you put her through, that she wanted her life to end and now on the verge of death. Well, sir, this seems to be some kind of misunderstanding. We haven't done or said anything that could have offended Miss Siddiqui. We just had lunch and she was absolutely fine. There was nothing of that sort that she. वो लड़का आलम हैरानी से बोला। वो भोलेपन की बड़ी कामयाब एक्टिंग कर रहा था। उसे शदीद गुस्सा आया। डोंट विद मी। यू थिंक आई एम गोइंग टू बिलीव यू? यू बेटर टेल द ट्रूथ और आई स्वेयर आई मेक यू रिग्रेट इट। उसने गुस्से से धारते अपने गाल को इशारा किया। उसका गाल कुछ तजबजब का शिकार था, लेकिन उसकी खूनी आंखों को देखकर वो उस लड़के आलम को पकड़ने गया। वह हैरत ज़दा रह गया जब उस लड़के आलम ने बड़े आराम से उसके गाल का बाजू मरोड़ कर उसकी कमर के पीछे लगाया। उसका हटा कटा गाल चीखने लगा था। दूसरा गाल उसकी तरफ गया और वो पेट पे हाथ खाकर चीखता जमीन पे दोहरा हो गया था। Please, listen, Mrs. Siddiqui. You don't have to be hostile toward us. Believe me, we didn't do anything to Miss Siddiqui. I walked her to her car. We said our farewells, and she was fine. You should look more closely into the matter. Ask her chauffeur what might have caused this. She is so trusting, and I think you already know she is weak to alcohol. I suggest you talk to her first. We also like to visit her. Believe us, we respect her. We could never ever harm her. There's no way in hell I'll let you see her again. वो उस लड़की की बात पे दांत जमाए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि उसके असिस्टेंट ने बताया हॉस्पिटल से कॉल थी
وہ اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اس نے ڈاکٹر سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ عفت کو ہوش آنے لگا ہے، کچھ وقت میں اسے مکمل ہوش آ جائے گا۔ وہ اپنے گارڈ کو ان لڑکوں کی نگرانی کا کہتے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ وہ دونوں ہوٹل میں تھے، اپنی فلائٹ کی تیاری کر رہے تھے، جب تبریز کے ماتحت آدمی آئے اور کہا تبریز ان سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ حیران ہوئے، ان کی صدیقی کمپنی کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی تھی اس سے متعلق تو سارے معاملات طے ہو چکے تھے۔ ان کی صدیقی ایونٹ پلاننگ کمپنی کے مینیجر سے کافی تفصیلی میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے سب فائنل کر لیا۔ اب نہ جانے ایسی کیا بات تھی جس کے لیے انہیں اتنی جلدی اور بہت زور دے کر بلایا جا رہا تھا۔ وہ لوگ انہیں صدیقی پینشن لائے تھے، وہ انہیں ایک کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ سبھی لوگ کافی تناؤ کا شکار نظر آ رہے تھے، ان کی بات چیت کے انداز اور ماحول میں کچھ کشیدگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں اس کمرے میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی، تبریز نہیں آیا۔ تب اس نے اس کے پرسنل اسسٹنٹ کو کال کی۔ اسسٹنٹ نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، بس یہی بتایا کہ تبریز کسی ضروری کام میں مصروف ہے، وہ وہاں سے جیسے فارغ ہوا وہ آ جائے گا۔ تبریز نے آتے اس کا گریبان پکڑا، وہ غصے سے اسے تفتیش کرنے لگا۔ وہ حیران تھا، وہ نہ جانے کیا کیا کہے جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا تو وہ سیدھا گالیوں پہ اتر آیا۔ اس نے اس کی بیجا اشتعال پہ اس کے اپنا گریبان پکڑے بازوؤں پہ ہاتھ جمائے۔ فرحاد غصہ ہوتا ان کی طرف آتا، تبریز کا کولر دبوچنے لگا تھا کہ اس نے اسے ہاتھ بڑھا کر روکا۔ تبریز کے گارڈ بھی اپنے مالک کی مدد کو ان کی طرف بڑھے، وہ مسلح تھے۔ عالم کانٹریکٹ جائے بھاڑ میں، کوئی تم سے ایسے بات نہیں کر سکتا، وقت کیا رہا ہے یا فضول میں۔ فرحاد تبریز کے گالم گلوچ سے شدید برہم ہو چکا تھا۔ جھلاہٹ کا شکار تو وہ بھی ہوا تھا، لیکن اس نے تحمل سے کام لیا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تبریز جیسا اچھا سلجھا ہوا بندہ اچانک ایسا برتاؤ کیوں کر رہا تھا، اور آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اس کے ماتوبے نظر ٹھہرے تھے۔ تبریز مسلسل ان پہ برس رہا تھا۔ سیریسلی؟ فرحاد نے ناگواری و اہانت آمیز انداز میں کہتے اسے یوں دیکھا جیسے اسے تبریز کے عقل کھو دینے کا شبہ ہوا۔ اس نے فرحاد کو نظروں سے روکنے کا اشارہ کیا۔ تبریز کے لہجے میں کوئی بات تھی جس نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ اس کی زبان کے عامیانہ پن پہ دھیان نہیں دے سکا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جمتی نمی کی تہ کو دیکھ کر حیران ہوا۔ تبریز کی باتوں سے اسے یہ تو پتہ چلا کہ اس کی بہن کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا تھا، اور تبریز انہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ اس نے اپنی صفائی دیتے ہمتان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اسے پتہ تو چلتا آخر پوری بات ہے کیا، مگر تبریز کے اگلے جملے سن کر اسے دھچکا لگا۔ فرحاد نے ایک دم ٹھہرتے اسے دیکھا، اس کی نظروں میں کئی سوال ابھرے تھے۔ بڑی ناقابل یقین بات تھی کہ وہ لڑکی جسے ابھی چند گھنٹے پہلے اس نے زندہ دلی سے ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، وہ مرنا چاہتی ہے اور موت کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ اچانک اسے فکر نے گھیر لیا۔ اسے وہ لڑکی انتہائی بیوقوف لگی تھی، اس حقیقت سے غافل کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ وہ اکیلی دو انجان مردوں سے ملنے چلی آئی اور تنہا ان کے ساتھ اتنے گھنٹے بیٹھی رہی۔ اس پہ انہیں بڑے مزے سے اپنی کمزوریاں بتا دیں، یعنی حد تھی۔ اب وہ بے وقوف تھی یا بے وقوفی کی حد تک آزاد خیال تھی کہ اس کو ذرا احساس نہیں تھا وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی، اور اس کی کسی بات کی وجہ سے وہ چونکا تھا۔ ابھی اسے ان کے پاس سے گئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، وہ نہ جانے کہاں گئی تھی، اور جیسے تبریز اسے سوال کر رہا تھا اس نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ فرحاد کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس نے تبریز کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کسی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر اس نے اسے دھمکایا کہ وہ مار کے ذریعے ان سے سچ اکلوائے گا۔ اسے لگا نہیں تھا کہ تبریز یوں جلد بازی میں کوئی سنگین قدم اٹھائے گا، لیکن پھر بھی اس نے احتیاط کے طور پر اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ غلط جگہ توانائی لگا رہا ہے، مگر وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا، اور وہ یوں ہی انہیں اندھیرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو عفت کا کیس دیکھنے والے ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر اس کے پاس آئے۔ Mrs. Siddiqui, regarding the test we conducted, thankfully, sir, all the test results are negative. Miss Siddiqui has not been assaulted, drugged,
or subjected to anything of the sort. However, it is possible that someone forced her to do something inappropriate, or she may have faced some kind of harassment. We have already arranged psychotherapy session for her, and it would be really helpful if you could also speak to her. A mental support will be best in her condition. She might open up to you, and it'll be a huge help for her recovery. डॉक्टर ने उसे इफ़त की कंडीशन के मुतालिक सारी मालूमात दे दी थी। कुछ देर बाद उसे बताया गया कि इफ़त को होश आ गया है। वो इफ़त से मिलने गया। इफ़त वो तेज़ी से चलता इफ़त के पास गया। ब्रदर, इफ़त ने पहले उसे कुछ लम्हे देखा, फिर वो रोने लगी। उसने उसे अपने साथ लगाया, उसके सर पे हाथ फेरते, कमर थपथपाते दिलासा दिया। Ifat, dear, please don't cry. Tell me what's wrong. I'm here with you. You don't have to face it alone. We'll deal with it together. You can tell me anything, no matter what it is. Everything will be fine. I love you, my sweet sister. Won't you trust your brother? उसने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते उसके आंसू पहुंचते कहा था। Brother, he's going. They are leaving. I will never see him again. Just like mom and dad left me. She promised she will come back soon. I waited and waited, but they didn't come back. Just like them, I lost him. Why did I lose people whom I love so much? First mom and dad, and now him. Brother, I love him. I love him so much, but he didn't feel anything for me. And now I won't be able to see him ever again. Why? I don't want to live anymore. इफ़ उसके साथ लगी, रोते बता रही थी। उसका वजूद काँप रहा था, उसकी हालत बिगड़ रही थी। इफ़्फ़त की आवाज़ में बसे दुःख, बेबसी और हसरत से उसका दिल कट के रह गया था। वो 9 साल की थी जब उनके माँ-बाप का इंतकाल हुआ। वो इस वक़्त 21 साल का था, समझदार था, लेकिन इफ़्फ़त बहुत छोटी थी। उस पे उनके माँ-बाप की मौत ने बहुत बुरा असर डाला था। उसे आज भी वो दिन याद था जब उनके माँ-बाप किसी ट्रिप पर जाने पे इफ़त बहुत उदास थी, रो रही थी कि वो ना जाएँ और उसकी माँ ने कहा था वो जल्दी आ जाएँगे। उन्होंने इफ़त से वादा किया था, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें उनका वादा निभाने की इजाज़त नहीं दी। उनका प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश होकर समंदर में गिरा था। कई हफ्ते ढूँढने के बाद उनका कुछ सुराग नहीं मिला था। जब उनके वापस आने का वक़्त निकल गया और वो ना आए, तो इफ़त ने उससे पूछा। उस वक़्त उसने उसे बहला दिया कि उन्हें कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, वो कुछ दिनों में आ जाएँगे। फिर जब दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदले, तो उसे इफ़त को सच बताना पड़ा था। वो बहुत तकलीफ़ भरा वक़्त था उनके लिए। इफ़त उनके माँ-बाप की जुदाई में बीमार पड़ गई थी। उसके लिए बहुत मुश्किल था माँ-बाप की जुदाई का गम सहते इफ़त को वापस ज़िंदगी की तरफ लाना और इस मकसद के हसूल में उसे बहुत वक़्त लगा था। इफ़त की तबीयत बिगड़ रही थी। मॉनिटर पे नज़र आते हिंसे और लाइनें बिगाड़ का सबूत दे रही थीं। मॉनिटर का मुशाहिदा करती नर्स घबराहट का शिकार नज़र आने लगी थी। उसने परेशानी से उसे देखा था। It's not like that. He didn't leave. In fact, when I told him that you were unwell, he was so worried and wanted to come see you. No, how can it be? You're joking with me. पहले तो वो हैरान हुई, फिर बेयकीनी से कहा, No, it's true. Wait, let me ask him to come visit you. उसने अपना फ़ोन निकालकर अपने असिस्टेंट से आलम और फरहाद को हॉस्पिटल लाने का कहा। Really? I can't believe it. You're just saying. वो अभी बेयकीन थी। Believe it, sister. He will be here in a few minutes. Really? इस सारे वक्त में वो पहली बार मुस्कुराई थी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। ओह
बच्चों की तरह खुश और पुरजोश नजर आ रही थी। If a dear, tell me, did he or his brother misbehave with you or disrespected you in any way? उसने पूछा। अब वो उसका चेहरा पढ़ने लगा था। No, they didn't. Why are you asking that? They were nice to me. Always so amiable and endearing. He he gave me brother. There was a gift pack. Where is it? उसने पहले हैरानी से कहा। उसकी आवाज में कुछ उलझन और कहीं खोखी का आंसर भी था। वे बोलते अचानक रुकी और फिर अपने हाथों को देखते उससे पूछा था। उन्होंने हल्की फुल्की गुफ्तगू में लंच खत्म किया। खाने के बाद मीठा भी खाया। फिर उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई। कॉफ़ी खत्म करके उसने जाने की तैयारी की। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी। इस वक्त फरहाद बालकनी में कोई कॉल सुनने गया था। आलम उसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने आया था। मिस सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके खुलूस मेहमान नवाजी, आपकी काइंडनेस का। आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। ये आपके लिए। वो एक गिफ्ट बैग उसकी तरफ बढ़ाते मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जो मसीहाई थी। अगर किसी को मिल जाए तो उसके दुखों का मरहम व मदावा हो जाता। उसने खुशी से उस खूबसूरती से पैक गिफ्ट का डब्बा पकड़ा। उसे कोई तजस्सुस नहीं था उसमें क्या है। उसके लिए तो आलम का उसे तोहफा देना ही अहम था। वो उसे भले मिट्टी का एक टुकड़ा भी दे दे, उसके लिए वो हीरे से कीमती होता। हमने आज शाम आपके घर आना था, आपको अलविदा कहने। ये बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, हमें आपको जहमत नहीं देना पड़ी। अलविदा। उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा। जी, हम वापस जा रहे हैं, आज रात हमारी फ्लाइट है। वो नॉर्मल से अंदाज में बता रहा था। उसके चेहरे पे इत्मीनान और खुशी नजर आई थी, जैसे वो यहाँ से जाने पे बहुत खुश हुआ है। वो नॉर्मल से अंदाज में बता रहा था। उसके चेहरे पे इत्मीनान और खुशी नजर आई थी, जैसे वो यहाँ से जाने पे बहुत खुश हुआ हो। उसे लगा जैसे आलम ने अपने जाने की नहीं, उसने उसे उसकी मौत की खबर सुनाई हो। उसका दिल जैसे अचानक ही डूबा। उसे लगा जैसे उसकी सांस बंद हो रही हो। आलम ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। वो गायब दिमागी से कार में बैठी। वो दरवाज़ा बंद करके उसे हाथ हिलाते मुड़ गया। वो उजरत में जा रहा था। आलम ने तो एक बार भी पलट कर उसे नहीं देखा था और वो सिर्फ आलम को देखे जा रही थी। दूर जाते वो बिल्डिंग के अंदर गायब हो गया था और उसका दिल जैसे मनोवजन के नीचे कुचला गया था। उसने बहुत बार कोशिश की वो उसे नंबर मांग ले, लेकिन आलम का लिया दिया अंदाज देकर वो हिम्मत हार जाती थी। आलम ने उसे कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। उसने उसे कहा वो हमेशा उसका एहसानमंद रहेगा। उसे उसके अंदाज, उसकी बातों से ये एहसास मिला था जैसे वो कभी उससे राब्ता रखने का ख्वाहिशमंद नहीं था। अगर वो उसे ज़रा सा इशारा ही दे देता तो वो खुद भले बेशर्मी से उसका नंबर मांग लेती। मगर वो शख्स अब वो जा रहा था हमेशा हमेशा के लिए। उसका दम घुटने लगा। उसने ड्राइवर से गाड़ी के शीशे नीचे करने को कहा। गार्ड और ड्राइवर उससे कुछ पूछ रहे थे, मगर उसके कानों में पड़ता शोर था और कुछ नहीं। उसने कोरे जहन से अपने गार्ड को गाड़ी से निकलते देखा और पिछली गाड़ी में आते दूसरे गार्ड को उसकी गाड़ी में बैठते। उसका सर फटने लगा था। उसके सीने में दर्द फैला जो बढ़ता जा रहा था कि उसका दिल चाहा वो सीने में दर्द करती उस शय को निकाल कर बाहर फेंक दे। दर्द इतना ज़्यादा था कि उसे उस दर्द को बर्दाश्त करने से बेहतर मौत लगी। तो कैसी लगी आपको ये वाली एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद है। और फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।